नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक बहुत बड़ी योजना के बारे में। एक ऐसी योजना जो यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग की पूरी तस्वीर बदलने की कोशिश कर रही है। और इस पूरी कहानी के सेंटर में है एक पॉलिसी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जिसे हम पीएलआई स्कीम भी कहते हैं। तो आइए इसी पॉलिसी को जरा करीब से देखते हैं, समझते हैं कि आखिर ये है क्या और कैसे ये भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के सपने को पूरा करने में लगी है। चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल है ना, कि कोई देश जो कल तक चीजें बाहर से मंगाता था, वो आज दुनिया भर के लिए चीजें बनाने वाला कैसे बन सकता है? और भारत के लिए इस बड़े सवाल का जवाब एक ही है, पीएलआई स्कीम। तो ये पीएलआई स्कीम आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये सरकार की एक पहल है जो अप्रैल 2020 में शुरू हुई थी। इसका मकसद था 14 खास सेक्टर्स में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देना। और तरीका सीधा सा, कंपनियां जितना ज्यादा प्रोडक्शन और बिक्री करेंगी, सरकार उन्हें उतना ही ज्यादा इंसेंटिव देगी। मतलब ज्यादा बनाओ ज्यादा कमाओ वाला फंडा। अच्छा, इस स्कीम को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसकी सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी को देखना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। अब ये जो बदलाव है ना, ये जबरदस्त है। जरा सोचिए, 2014 में भारत अपने 78% मोबाइल फोन बाहर से इंपोर्ट करता था, और आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन बनाने वाला देश है। सिर्फ एक दशक में इतना बड़ा बदलाव, ये वाकई कमाल है। और ये बदलाव सिर्फ कागजों पर नहीं है, जमीन पर भी दिख रहा है। 2014 में जहां सिर्फ 2 मोबाइल बनाने वाली यूनिट्स थीं, सोचिए सिर्फ 2, आज उनकी संख्या 300 से भी ज्यादा हो चुकी है। ये अपने आप में इस सेक्टर में आई क्रांति का सबूत है। और अगर पैसों की बात करें तो आंकड़े तो और भी हैरान करने वाले हैं। मोबाइल फोन प्रोडक्शन की वैल्यू सिर्फ 10 सालों में 18,000 करोड़ रुपए से बढ़कर सीधे 5,45,000 करोड़ रुपए हो गई हैं। ये लगभग 28 गुना की बढ़ोतरी है। अविश्वसनीय है ना? और इस बड़ी सफलता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करता है। लेकिन मोबाइल की ये जो शानदार कहानी है, ये इस स्कीम का सिर्फ एक चेहरा है। अब वक्त है कहानी के दूसरे पहलू को देखने का, जो थोड़ा ज्यादा उलझा हुआ है। क्योंकि सच कहूं तो ये पूरी कहानी नहीं है। एक उदाहरण लेते हैं एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का। ये बहुत जरूरी सेक्टर है। यहां सरकार का लक्ष्य था 50 गीगावाट घंटे की कैपेसिटी बनाना, लेकिन असलियत क्या है? हाल के आंकड़ों के मुताबिक टारगेट का सिर्फ 2.8% ही हासिल हो पाया है। 97% से ज्यादा लक्ष्य अभी भी दूर है। चलिए इन आंकड़ों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। टारगेट था 50 गीगावाट घंटे की कैपेसिटी का, और हासिल हुआ सिर्फ 1.4। टारगेट था 10 लाख से ज्यादा नौकरियों का, और बनी सिर्फ 1,100 से कुछ ज्यादा। और इन्वेस्टमेंट, वो भी टारगेट का सिर्फ 26% ही आ पाया। तो यहां तस्वीर बिल्कुल अलग है। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? जो सफलता मोबाइल सेक्टर में मिली, वो दूसरे सेक्टर्स में क्यों नहीं दिख रही? आखिर वो क्या चीज है जो इन्हें रोक रही है? इसकी कुछ बुनियादी वजहें हैं। सबसे पहली और बड़ी चुनौती है लोकल वैल्यू एडिशन का कम होना। आसान भाषा में कहें तो भले ही फोन भारत में असेंबल हो रहे हैं, लेकिन उनके दिल और दिमाग, यानी कि सेमीकंडक्टर चिप्स जैसे जरूरी हिस्से, आज भी बाहर से ही आ रहे हैं। इसके अलावा विदेशी तकनीक पर हमारी निर्भरता और स्कीम को लागू करने में आने वाली दिक्कतें भी बड़ी वजह हैं। और यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, क्या पीएलआई का जो पहला वर्जन था, वो सिर्फ असेंबलिंग को इनाम दे रहा था, असली मैन्युफैक्चरिंग को नहीं? मतलब स्कीम का फोकस चीजों को जोड़ने पर ज्यादा था, जबकि जरूरत थी उन्हें यहीं बनाने, वैल्यू ऐड करने और फिर दुनिया को बेचने की। तो अब इन सब चुनौतियों को देखकर क्या किया जा रहा है? यहीं से बात शुरू होती है पीएलआई 2.0 की। चलिए अब अगले हिस्से में देखते हैं कि इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या सोचा जा रहा है। पीएलआई 2.0 में जो सुधार सोचे जा रहे हैं, वो सीधे सीधे इन चुनौतियों का जवाब है। अब बात हो रही है कि इंसेंटिव सिर्फ बिक्री पर नहीं, बल्कि इस बात पर दिया जाए कि देश के अंदर कितनी वैल्यू ऐड की गई है। साथ ही एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने, यहीं पर कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियों को मजबूत करने और छोटे व मझोले उद्योग यानी एमएसएमईज की मदद करने पर भी जोर दिया जा रहा है। इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए चीन और टेस्ला का उदाहरण बहुत अच्छा है। चीन ने टेस्ला जैसी बड़ी विदेशी कंपनी को अपने यहाँ फैक्ट्री लगाने दी। इससे हुआ ये कि वहां के लोकल सप्लायर्स ने टेस्ला के साथ काम करके सीखा, अपनी क्वालिटी सुधारी और अपनी क्षमता बढ़ाई। भारत भी कुछ वैसी ही सोच के साथ आगे बढ़ना चाह रहा है। तो ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि ये पॉलिसी समय के साथ कैसे बदली है।
2020 में इसकी शुरुआत हुई, 2024 तक हमने इसके मिले जुले नतीजे देखे और अब 2025 में इसकी कमियों को दूर करने के लिए PLI 2.0 पर बात हो रही है। ये दिखाता है कि ये पॉलिसी अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ रही है। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरी कोशिश, ये PLI स्कीम भारत के लिए एक बहुत बड़ा दांव है और इसके जो भी नतीजे होंगे वो देश के आने वाले कल पर गहरा असर डालेंगे। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की सफलता सच में बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात, दूसरे हाईटेक सेक्टर्स में अभी भी बड़ी चुनौतियां हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तीसरी और सबसे जरूरी बात, PLI 2.0 जैसे सुधार ये दिखाते हैं कि पॉलिसी सही दिशा में आगे बढ़ने को तैयार है। और आखिर में दुनिया भर में जो चाइना +1 की हवा चल रही है वो भारत के लिए एक ऐतिहासिक मौका है। और इसी के साथ हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या भारत सिर्फ एक असेंबली हब बनकर रह जाएगा जो विदेशी सामान और टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो, या फिर वो वाकई में एक आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बन पाएगा? इसका जवाब ही भारत के मैन्युफैक्चरिंग के भविष्य को तय करेगा।